सुगंधा और किशोर ने अपने बेटे विनोद की शादी उसकी पसंद की लड़की से करवाई थी, निशा। शादी के अगले दिन निशा शॉर्ट्स में बाहर आई। निशा को देखकर सुगंधा और किशोर दोनों स्तब्ध रह गए। अरे निशा, ये का अनाप शनाप पहन लिए हो? मम्मी जी, ये तो मेरी फेवरेट शॉर्ट्स हैं। वो तो हमको भी दिख रहा है, पर बिटिया अब तुम्हारी शादी हो गई है, अब तुम ऐसे कपड़े कैसे पहन सकती हो? पर मम्मी जी, मुझे तो ऐसे कपड़े पसंद हैं। अरे बिटिया, तुम हमारी बात काहे नहीं समझ रही हो? शादी के पहले तुम अपने मायके रहती थी, वहाँ तुम जो चाहो पहन सकती थी, पर अब तुम अपने ससुराल में हो ना। यहाँ तुम्हारे ससुर हैं, थोड़ी तो लाज शर्म होनी चाहिए ना। लाज शर्म का तो ठीक है, पर मम्मी जी, ये कपड़े मेरे लिए कंफर्टेबल हैं और मुझे लगता है कि कंफर्ट ज्यादा जरूरी है। वो सलवार कमीज संभालने में मेरी आधी जान हो जाती है। लगता है विनोद से ही कहना पड़ेगा, अब वो ही तुम्हें कछु समझा सकत है। सुगंधा अपने बेटे विनोद के पास गई। अरे विनोद बिटवा, अब तुम ही हमारी समस्या सुलझाओ। निशा छोटी छोटी निक्कर पहनकर घर में घूम रही है, अब तुम ही बताओ कि क्या ये अच्छा लगता है? माँ, निशा एक मॉडर्न लड़की है, वो हमेशा से वैसे ही कपड़े पहनती आई है, कंफर्ट है उसका। वो तो हम समझ रहे हैं, पर ऐसे कैसे चलेगा? माँ, आप निशा को समय दीजिए, अपने आप सब कुछ सही हो जाएगा, वो धीरे धीरे सब कुछ समझ जाएगी। पर बिटवा, तब तक तो दुनिया वाले हमारी इज्जत उछाल चुके होंगे। माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब बहुत ज्यादा सोच रही हैं, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। विनोद अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सुगंधा परेशान थी कि कैसे वो अपनी बहू को समझाए, और उसकी परेशानी बढ़ाने के लिए उसकी 3 सहेलियां उसके घर आ गई। अरे सुगंधा, आज तो हम नई बहू के हाथ का खाना खाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बहू को बुला कर लाती हूँ। अरे बुलाने के लिए जाने की क्या जरूरत है? रुक, मैं आवाज लगाती हूँ। निशा, अरे बहू आई। जब निशा शॉर्ट्स पहनकर सबके सामने आई तो सारी औरतों के मुंह खुले के खुले रह गए। अरे ये क्या पहना है तूने? अरे सुगंधा, तूने बहू को कुछ समझाया नहीं क्या? राम राम राम, ऐसे कपड़े! हे भगवान, ऐसे कपड़े देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं फट गईं? अरे सुगंधा, तुम तो बड़ी टॉप बनकर घूमती हो, तुमसे तो एक बहू भी ना संभल पाई। अगर मेरी बहू कुछ ऐसा करती ना, तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाती। सुगंधा, तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। सारी सहेलियों ने सुगंधा को अच्छे से खरी खोटी सुनाई और फिर वहाँ से चली गई। सुगंधा कुछ ना बोल सकी। उस शाम सुगंधा गुस्से से आग बबूला थी। जब विनोद घर आया तो सुगंधा उस पर बरस पड़ी। जी को ठंडक मिल गई तेरे। आज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था बिटवा। पर माँ, हुआ क्या है? आज सारी सहेलियों के सामने मेरी नाक कट गई। सबने जी भर के मुझे गालियां दी। सुगंधा ने अपने बेटे को आज का सारा किस्सा बढ़ा चढ़ा कर बताया। अब बिटवा, मैं अपनी सहेलियों को मुंह तक नहीं दिखा सकती। माँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि निशा गलत नहीं है, पर मुझे लगता है आप इस शॉर्ट्स वाली बात को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रही हैं। हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं? सही कहते हैं लोग, शादी के बाद बेटा बीवी का गुलाम हो जाता है। कम से कम हमको तुमसे ये उम्मीद नहीं थी विनोद। सुगंधा गुस्से में घर से बाहर निकल गई। उसके दिमाग में अब भी शॉर्ट्स का ख्याल चल रहा था। उसका ध्यान नहीं था और अचानक एक ट्रक ने उसे ठोकर मार दी। सुगंधा की आंखें सीधे हॉस्पिटल में जाकर खुली। उसका सारा परिवार उसके पास था। माँ, आप ठीक हो? सुगंधा के दिमाग में अब भी वही गुस्सा था। वो विनोद से बात तक करना नहीं चाहती थी। अब इतना भी गुस्सा क्या भगवान, तुम्हारे बहू बेटे दोनों को तुम्हारी बहुत फिक्र है। इतनी नाराजगी भी अच्छी नहीं सुगंधा। डॉक्टर वहाँ आए। अच्छा है आपको होश आ गया। आपके सर पर चोट लगी है, आपको रेस्ट की जरूरत है। 2 दिन बाद आप घर जा सकती।
पर आपको बेड रेस्ट करना है, कम से कम 1 महीने तक। यहाँ निशा ने पूरे घर का काम संभाल लिया था। जब 2 दिन बाद सुगंधा घर पहुंची तो वो हैरान थी। हमें लगा था घर का नक्शा ही बिगड़ गया होगा। अच्छा है, घर साफ सुथरा तो है और खाना भी तैयार है। चलिए सब खाना खाते हैं। पूरे परिवार ने मिलकर खाना खाया। वाह बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट था। थैंक यू। सुगंधा को भी खाना अच्छा लगा था, पर उसे निशा की तारीफ नहीं करनी थी। निशा घर का सारा काम बखूबी करती थी और अपनी सास का भी ख्याल रखती थी। चलिए मम्मी जी, हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना है। आ रही हूँ। निशा अपनी सास को थेरेपी के लिए ले जाया करती थी और फिर घर आकर घर का सारा काम भी करती थी। इसके अलावा वो हर एक की पसंद का खाना भी बनाया करती थी। मम्मी जी, आपका फेवरेट बटर पनीर। अच्छा है। पापा जी, आपके पराठे और विनोद, तुम्हारे नूडल्स। सभी लोगों को निशा बहुत पसंद थी। वो बहू के सारे फर्ज बखूबी निभाया करती थी। कुछ दिनों बाद सुगंधा से मिलने उसकी वही सहेलियां आई। तेरी बहू तेरा ख्याल वयाल रख रही है या नहीं? मेरी बहू मेरा ख्याल अपनी माँ की तरह रखती है। और तुम लोग जानती हो, मेरी बहू सर्वगुण संपन्न है। घर का सारा काम अकेले ही करती है। सबकी पसंद के पकवान बनाती है। मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है। इससे ज्यादा मुझे क्या चाहिए? पर अब भी वो कपड़े तो वैसे ही पहनती है ना? हाँ, पर अब मुझे उसके कपड़ों से कोई एतराज नहीं, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है कि मेरी बहू की पहचान उसके कपड़े नहीं बल्कि उसके गुण हैं। सुगंधा को समझ आ गया था कि उसकी बहू भले ही मॉडर्न कपड़े पहनती हो, पर फिर भी वो सर्वगुण संपन्न है। बाबूजी के जाने के बाद अचानक भाई और भाभी बहुत अमीर हो गए थे। इसलिए बाबूजी के जाने के बाद सिर्फ माँ का स्नेह ही नीरू को वहां जाने के लिए मजबूर करता था। उसके पहुंच जाने पर भाभी का मुंह बन जाता था। एक बार जब वो वहां गई तो माँ के कमरे में ताला लगा देखकर, भाभी, माँ कहाँ है? अभी खोजती हूँ, कई बार घर से निकल जाती है, फिर ढूंढते फिरो। बेटी, कम से कम 2-3 महीने में एक चक्कर लगा जाया करो। एक ही शहर में रहते हुए भी महीनों बाद आती हो। माँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहू मेरे जाने के बाद तुम पर अपना गुस्सा उतारे। तुम आ जाती हो तो बड़ी तसल्ली मिल जाती है। तुम्हारे बाबूजी थे तो इस घर में सबका आना जाना लगा रहता था। अब तो कोई झांकने भी नहीं आता। नीरू ने अपने बैग से चुपके से अचार की शीशी निकाली और माँ को पकड़ा दी। जैसे ही माँ की नजर अचार पर पड़ी, उनकी आंखों में चमक आ गई थी और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माँ की आंखों से गिरे हुए आंसू उसने अपने आंचल से पोंछ दिए। थोड़ी ही देर में उसने देखा कि वो आंसू हीरे में बदल गए। माँ, ये क्या है? ये तो हीरे हैं। क्या सच कह रही है तू? मुझे तो आंखों से कम दिखता है। माँ, तुम्हारी चादर कौन बदलता है? वो तो बहू ही करती है। मेरे कमरे में किसी को भी आने नहीं दिया जाता। बाहर से ताला लगा रहता है। माँ, ये ताला कब से लगता है? जब से आंखों से दिखाई नहीं पड़ता। माँ, इस बार तुम मेरे साथ चलो। भाई से पूछ लेना, ये लोग कहीं नहीं जाने देंगे। आहट सुनकर बाहर गई तो देखा नीलम भाभी हाथ में चाय लेकर खड़ी थी। मुझे तो लगता है ये अम्मा को अपने साथ ले जाने आई है। अगर अम्मा चली गई तो उनकी आंखों से गिरने वाले आंसुओं का राज सबको पता चल जाएगा। दूसरे दिन सुबह माँ का नाश्ता उनके कमरे में ही पहुँच गया। माँ, तुम भी चलो, हमारे साथ ही नाश्ता करना। उसने उनकी प्लेट लाकर टेबल पर रख दी। नहीं बेटा, मैं वहाँ नहीं खाती। यहीं जमीन पर ही दे दो मेरा नाश्ता। गिर जाएगा तो टेबल गंदा हो जाएगा। इतने नौकर चाकर हैं घर में, तुम सिर्फ इसलिए नीचे खाती हो कि टेबल गंदा हो जाएगा। चलो, मैं भी जमीन पर ही खाऊंगी। उसने अपनी माँ के साथ ही अपनी प्लेट भी रख दी। भाई तैयार होकर आया तो उसने कहा, नीरू, तुम जमीन पर क्यों बैठ गई? ऐसे ही माँ के पास बैठ गई। तुम लोग खाओ।
भाई, मैं कुछ महीनों के लिए माँ को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। मेरे बच्चे भी नानी के हाथ का अचार बढ़िया और लड्डू खा लेंगे। माँ के हाथ का अचार कितना मशहूर था। अड़ोस पड़ोस वाले भी माँ से ही अचार डलवाते थे। कुछ दिनों के लिए ही क्यों, हमेशा के लिए ले जाओ। तुम्हारी भी तो माँ है। कैसी बातें करते हैं? अम्मा अब कहीं नहीं जाएंगी। जिसको मिलना है वो यहीं आकर मिल लेगा। ठीक है, फिर मैं ही रुक जाती हूँ। उसकी समझ में आ गया था कि अगर माँ दूसरी जगह चली गई तो इन्हें हीरे कैसे मिलेंगे। माँ के साथ उनके कमरे में आकर रोते हुए, माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बेटी, जो 2 रोटी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तुम्हारे पेंशन के पैसे किसके पास रहते हैं? पीछे से नीलम आकर कहती है। दीदी, पेंशन से अधिक तो अम्मा की दवाइयों पर खर्च हो जाता है। पेट इतना हल्का है कि कुछ पचता ही नहीं। चटोरापन ऐसा है कि बच्चों से रसोई में से मंगवा कर खा लेती हैं। नीलम चली गई। माँ, तुम्हें क्या खाना है बोलो, मैं बना कर लाती हूँ। रहने दो बेटी, क्यों जहमत मोल लेती हो? तुम तो चली जाओगी, मुझे इनके साथ ही रहना है। नहीं माँ, तुम बताओ ना, जो खाना है मैं बाजार से ले आऊंगी। ठीक है, जाओ, मेरे लिए कचौरियाँ और जलेबी ले आना, साथ में चटनी भी ले आना। नीरू बाहर गई, गाड़ी में बैठकर बाजार गई और माँ के लिए कचौड़ियाँ और जलेबी अपनी पर्स में छुपा कर ले आई। माँ को अपने हाथों से खिलाती जा रही थी और आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। माँ के चेहरे की तृप्ति देखकर उसके दिल को ठंडक मिल गई। नीरू बेटी, बीच बीच में आ जाया करो। सच कहूँ तो अब जीने की इच्छा भी नहीं बची है। नीरू ने माँ का बिस्तर झाड़कर साफ कर दिया। माँ के सिर में तेल लगाकर कंघी कर दी। फिर बहुत देर तक बातें करती रही। माँ, मैं भाभी से कहती हूँ एक काम वाली रख दे, तुम्हारे कपड़े तो धो दिया करेगी वो। तभी नीलम की कर्कश आवाज आई। दीदी, आपको क्या लगता है अभी मैं चाहूँ तो काम वालियों की यहाँ से वहाँ तक लाइन लगा दूँ? पर लगभग रोज ही अम्मा का कपड़ा गंदा हो जाता है। नीरू चुपचाप सुनती रही। समझ गई थी कि काम वाली हीरो का राज जान जाएगी, इसलिए नहीं रखा है। कुछ बोल नहीं पाई। माँ उठकर बाथरूम गई तो अपने कमरे में इंडियन बाथरूम में ही गई। माँ, उधर क्यों नहीं जाती? इतनी जिद करके तुमने दूसरा बाथरूम बनवाया था कि बुढ़ापे में आराम रहेगा। दीदी, आप तो 4 दिन के लिए आई हैं, यहाँ रहे तो पता चले। अम्मा पूरा बाथरूम खराब कर देती हैं, इसीलिए वही बाथरूम उनका है। जाने दीजिए उनको वहाँ। भाभी, वो वॉशरूम तो उनके लिए वही सही है। माँ आ गई थी। नीरू बहुत बेचैन हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। शाम को जैसे ही भाई आया, भाई तुम तो माँ के अपने हो ना, तुम्हें आने में देर होती थी तो माँ खाना नहीं खाती थी। बाबूजी के कुछ कहने पर नाराज हो जाती थी। कभी तो तुम उनका ध्यान रख लिया करो। तुम्हें क्या लगता है हम अम्मा का ख्याल नहीं रखते, उनको खाना दवाइयाँ नहीं देते? अम्मा का दिमाग खराब हो गया है। उनके लिए कोई कितना भी कर दे पर वो हमेशा कुड़ती ही रहती हैं। वो तो मैं भी देख रही हूँ। खैर, मैं कल जा रही हूँ। माँ की तबीयत खराब हुआ करे तो मुझे खबर दे दिया करो। भाई अपने कमरे में चला गया। दूसरे दिन ही नीरू वापस चली गई। 1 महीने बाद ही खबर आई कि माँ अस्पताल में है। वो तुरंत अस्पताल पहुंची। माँ का शरीर बिस्तर में लगा हुआ था। माँ, आंखें खोलो, मैं आ गई। देखो, तुम्हारी बेटी आ गई। नीरू, माँ उठो ना। एक बार उन्होंने पलकें झपकाई, फिर आंखें खोल दी। आंखों से आंसू बहने लगे थे। नीरू ने आंसू पोंछ दिए, हीरे उठाकर रख लिए। माँ, क्या तकलीफ है? माँ ने पेट सहलाते हुए बताया। भूख लगी है, कुछ खिला दो। उसने जैसे ही माँ के मुंह में अपने साथ लाई रोटी का पहला निवाला डाला, माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। थोड़ी ही देर में वो चीर निंद्रा में लीन हो गई थी। डॉक्टर, नर्स, देखिए ना, माँ कुछ बोल नहीं रही है। डॉक्टर ने आकर देखा और चेहरा ढक दिया। नीरू चुपचाप आंसू बहाती रही। उस दिन उनकी 13वीं थी। घर में चारों तरफ व्यंजनों की खुशबू फैली थी। उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। ये सारे व्यंजन दूसरे लोग खाकर चले जाएंगे, पर मेरी माँ तो भूखी ही चली गई। उनकी आंखों से गिरे हीरे की कमाई पर ये ठाट बाट है। वो बेचारी खाने को तरस गई थी। उसने एक टुकड़ा उठाकर मुंह में डाला और उठकर अपने घर चली गई, अब कभी नहीं आने के लिए।
माँ की छाया ही नहीं रही, जिसकी छाँव में उसने कितने साल गुजार दिए थे।